सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चनों को मेरे भाई रट लेना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तुम्हारे सामने एक श्रृंखला दी हुई है। इस श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सा अक्षर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो फटाफट बताइए भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, 419 में कितना जोड़ूं कि 424 हो जाए। तो आप बोलेंगे 5 जोड़ दो। फिर 424 में कितना जोड़ूं कि 430 हो जाए। तो आप बोलेंगे 6 जोड़ दो। फिर 430 में कितना जोड़ूं कि 437 हो जाए। 7 जोड़ दो। और 437 में कितना जोड़ूं कि 445 हो जाए। तो 8 जोड़ दो। पहले 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, और फिर अब तुम कितना जोड़ दो, 9 जोड़ दो। तो 445 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा 454। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। GD 34 एक निश्चित तरीके से HE 24 से संबंधित है। उसी तरीके से CJ 12 DK 2 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए XV 56 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा, यहाँ पर लिखा गया है GD 34। तो देखो G और D, तो G आएगा 7 नंबर पर, D आएगा 4 नंबर पर, और 34 तो 34 है ही, तो इसको तो ऐसे के ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पर है HE 24, H आएगा 8 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, और 24 तो 24 है ही। अब तुम ध्यान से देखो, 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस किया और इसमें से 10 घटा दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई XV 56 है, तो X आएगा 24 पर, V आएगा 22 पर, और 56 को तो 56 रहने देते हैं। तो इसमें भी 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, और इसमें से 10 घटा दो। तो 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर Y, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W, 56 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा 46, YW 46। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज तुम्हारे सामने है। इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 19 में कितना जोड़ूं कि 19 आ जाए। तो सर 19 में 0 जोड़ दो, 19 ही आ जाएगा। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 9 जोड़ेंगे आंसर 33 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 0, 1, 2, 3, आगे आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर कितना है, 33। यहाँ पर कितना है, 16। दोनों को जोड़ दीजिए। 33 प्लस में 16,
आंसर हो जाएगा 49। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मैं गारंटी देता हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है। इस पीडीएफ को आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हो और मेरे भाई कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। LTRH को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। NBZW को 65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में GSCE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो मेरे भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इन सब की क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो LTRH, L आएगा 12 पर, T आएगा 20 पर, R आएगा 18 पर, H आएगा 8 पर। सबको जोड़ दो मेरे भाई। 12 और 20 कितना होता है? 32। 32 और 18 50। 50 और 8 कितना होता है आपका? 58। मेरे भाई NBZW, N आएगा 14 पर, B आएगा 2 पर, Z आएगा 26 पर, W आएगा आपका 23 पर। तो इसको देखेंगे, 14 और 2 कितना होता है? 16। 16 और ठीक है 26 कितना होता है आपका? 44। सॉरी 14 और 2 16, 16 और 26 होता है आपका 42। 42 और 23 कितना होता है आपका? 65, जो कि यहाँ पर है। तो सेम काम इसके साथ में कर दो। G आएगा 7 पर, S आएगा 19 पर, C आएगा 3 पर, E आएगा 5 पर। तो जोड़ दीजिए मेरे भाई, 7 और 19 26, 26 और 3 29, 29 और 5 कितना होता है? 34। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है, सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें और यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है। तो जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका दिखाई देगा? तो बताइए भाई सवाल का आंसर क्या होगा? अब देखो मेरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें मान लो ये जो डिज़ाइन है ना, ये इस तरीके से है, ठीक है भाई, इस कोने से है, तो यहाँ पर भी इसी कोने से हो गई, इसमें भी इसी कोने से हो गई। तो अगर मेरे भाई सेम टू सेम ही बनाना है तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। इसमें देखो ये पूरा त्रिभुज खाली है, लेकिन इसमें त्रिभुज का एक हिस्सा रंगा हुआ है। भाई इधर का हिस्सा रंग दिया, इधर का खाली है, तो भाई इसमें तो रंगा हुआ है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तुम्हारे सामने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, तुम 2 सेकंड में सवाल को कर सकते हो। देखो इसमें भी बीच का अक्षर क्या है? ए। इसमें भी बीच का अक्षर क्या है? ए। इसमें भी बीच का अक्षर क्या है? ए। इसमें भी बीच का अक्षर क्या है? ये। तो यहाँ पर जो होगा इसका भी बीच का अक्षर ए होगा, और बीच का अक्षर ए तो इसी ऑप्शन में है। बाकी इसमें तो बी है, इसमें एस है और इसमें टी है, तो ये तो गलत हो गई। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 7 व्यक्ति हैं मेरे भाई, GHI, JKL और M, एक
पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। जे के बाईं ओर केवल जी बैठा है, जी और एच के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, एल और आई के बीच में केवल के बैठा है, एल और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले तो सवाल में क्या बोला, 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे एक पंक्ति में। तो मेरे भाई मैंने लो एक पंक्ति यहाँ पर बना दी है, ये पंक्ति तुम्हारी हो गई। 7 आदमी बैठाने हैं तो लो भाई पहला बैठा दिया, दूसरा भी बैठ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक और बैठा दो मेरे भाई 7वां। अब सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। तो अब यहां पर तुमसे बोला कि जे के बाईं ओर केवल जी बैठा है, वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह है ना, तो इधर को आएंगे तो तुम्हारा बायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो तुम्हारा दायां हाथ आएगा। यहां पर बोला जे के बाईं ओर केवल जी बैठा है, तो जे के बाईं ओर केवल और केवल जी बैठा है। फिर बोला जी और एच के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और एच को यहाँ बैठा दो मेरे भाई, इसके भी 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी और 4 आदमी, तो जी और एच के बीच में 4 आदमी हो गए। फिर तुमसे बोला एल और आई के बीच में केवल के बैठा है और एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मेरे भाई एच के पड़ोस में ना तो एल इधर को बैठा है ना एल इधर को बैठा, तो ये तो इसका पड़ोसी है नहीं। फिर तुमसे क्या बोला, एल और आई के बीच में केवल के बैठा है, एल को यहाँ बैठा दो, आई को यहाँ बैठा दो, दोनों के बीच में के बैठ जाएगा, सारे आदमी बैठ गए, एक बच गया एम को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला एम और जे के बीच में कितने आदमी हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा जे और ये रहा तुम्हारा एम, इनके बीच में तो 4 आदमी बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला था मैंने वैसा का वैसा कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक बार में कोई भी सवाल समझ में नहीं आता। तो मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है, नालायक की पहचान आपको करनी है। तो LOU, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर, HKQ, एच आएगा 8 पर, के आएगा 11 पर, क्यू आएगा 17 पर, OIG, ओ आएगा 15 पर, आई आएगा 9 पर, जी आएगा 7 पर, BEK, बी आएगा 2 पर, ई आएगा 5 पर, के आएगा 11 पर। तो अब मेरे भाई तुम समझ जाओ सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होता है, 15 में से मेरे भाई हम कितना घटाएं कि 9 आ जाए, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आता है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होता है। तो यार सब में तो 3 जोड़ा है, इसमें से 6 घटाया है, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन ही तुम्हारा क्या है, नालायक। तो जिन्होंने मेरे भाई सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। आइए कथन निष्कर्ष का सवाल है। तुमसे बोला गया सभी लाल सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद नारंगी हैं और सभी नीले लाल हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमसे क्या बोला कि जितने भी लाल हैं वो सफ़ेद हैं, यानी कि जितने भी जो लाल हैं वो सारे के सारे लाल क्या हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे जो लाल है ना वो सारे के सारे लाल आपके सफ़ेद हैं। तो ये मेरे भाई आपका सफ़ेद का घोड़ा हो गया। फिर बोला सभी सफ़ेद तो नारंगी भी हैं, अब जितने भी सफ़ेद हैं वो सारे के सारे क्या हैं सर, वो सारे के सारे तो नारंगी हैं। फिर बोला सभी नीले लाल हैं, यानी जितने भी नीले हैं ना वो किसके अंदर है मेरे भाई, सारे के सारे नीले आपके लाल हैं। अब सवाल को देखो, सभी सफ़ेद लाल हैं क्या मेरे भाई, सभी सफ़ेद
सफ़ेद तो लाल नहीं हो सकते, क्योंकि सफ़ेद का गोला देखो कितना बड़ा है और लाल का गोला तो कितना सा है। तो क्या इतना बड़ा गोला इसके अंदर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। इसका मतलब सर ये तो गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखो सभी सफ़ेद लाल हैं। अब सफ़ेद का गोला तो बड़ा है, लाल का गोला छोटा सा है, तो क्या इतना बड़ा गोला इस छोटे गोले के अंदर आ सकता है? कि पॉसिबल नहीं है ये तो ये तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत है। सभी लाल नारंगी हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई। अरे ये जो लाल है, ये जो लाल का गोला है ये नारंगी के अंदर ही तो है, नारंगी गोले के अंदर ही तो है। इसका मतलब दूसरा वाला तो सही है। तो केवल दो तुम्हारा सत्य है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। सागर एक कक्षा में नीचे से 34वें स्थान पर है और ऊपर से 7वें स्थान पर है। इस कक्षा में कितने छात्र हैं? अब ऐसे सवालों को करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे वालों को जोड़ दो और एक इसमें से घटा दो मेरे भाई। तो नीचे से कितने हैं? 34, ऊपर से कितने हैं? 7, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो। तो 34 और 7 कितने होते हैं? 41 में से एक घटाएंगे, आंसर आएगा 40। बात खत्म। तो जिन्होंने 40 दे दिया है भाई मजे हो गए उनके। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या को चुनिए। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 240 में अगर 11 जोड़ूंगा 251 होगा, 251 में अगर 13 जोड़ूंगा तो 264 होगा। यानी पहले 11 जोड़ दो और फिर 13 जोड़ दो। तो ऐसा तो इसी ऑप्शन में है मेरे भाई। देखो 320 में 11 जोड़ेंगे 331 होगा, 331 में 13 जोड़ेंगे 344 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए, एक निश्चित कूट भाषा में स्वीट फ्रूट को इस तरीके से लिखा गया, मैंगो इज स्वीट को इस तरीके से लिखा गया, ऑरेंज इज साइट्रस को इस तरीके से लिखा गया, इट ऑरेंज को इस तरीके से लिखा गया। तो कूट किया जाता है, शब्द ईट के लिए कूट क्या होगा? तो मेरे भाई इट का कोड बताइए क्या होगा? अब सीधी सी बात है, इस लाइन में तो कहीं पर इट नहीं है, तो आर ई और डी ई दोनों हो ही नहीं सकते। तो आर ई को हटा दो, डी ई को हटा दो। फिर मेरे भाई सर इट शब्द तो इस लाइन में भी नहीं है, तो इस तीनों भी आंसर नहीं हो सकते। सर इट शब्द तो इस लाइन में भी नहीं है, तो ये तीनों भी आंसर नहीं हो सकते। इसमें पी ई हटा दो, पी ई को, एक ही ऑप्शन बचेगा एन ई। देख लो इट इसमें है और एन ई भी इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताओ क्या होगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 24 की जगह पे 24, आगे तो बी है और बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा है तो 12 लगाओ। आगे तो ए है, ए का मतलब भाग है तो भाग लगाओ, 8 लिख दो। आगे तो सी है, सी का मतलब प्लस है तो 10 लिख दो। आगे डी है, डी का मतलब माइनस है तो 6 लिख दो। तो मेरे भाई देखो 24 को गुणा करना है 12 से, भाग देना है किसका? 8 का, और 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4। 8 तिया 24, तो 12 तिया 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आंसर होगा। बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लिखा गया, प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए सोल्व को कैसे लिखा जाएगा? तो सीधी सी बात है, सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। आर पी कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। तो एस कितने नंबर पर आएगा? 19 नंबर पर। तो शुरू में 19 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे ओ है तो यहाँ पर छोटा ओ लिख दिया, यहाँ पर बड़ा आर था तो यहाँ पर छोटा आर लिख दिया। अब यहाँ पर बड़ा ओ है तो तुम छोटा ओ लिख दो। फिर आगे एन कितने पर आता है? 14 नंबर पर। ओ कितने पर आता है? 15 नंबर पर। तो एल कितने पर आएगा? 12 नंबर पर। 19 ओ 12, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।